नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। निर्वाचन आयोग ने रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब में 14 फरवरी को निर्धारित विधानसभा चुनाव स्थगित करने के राजनीतिक दलों के अनुरोध पर विचार किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 5 रफाल विमान अपने करतब दिखाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 2,58,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.27%। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल यानी मंगलवार और बुधवार को भीषण ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की। और टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू, राफेल नडाल ने अपना पहला मैच जीता। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 44वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546622 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और श्रोता व्हाट्सएप नंबर भी एक बार पुनः सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक को कई नेता संबोधित करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और योजनाएं साझा करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान कई देशों के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल के प्रधानमंत्री के अलावा चीन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इस सम्मेलन में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, सामाजिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेंगे। इस दौरान वे दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे कि उनका समाधान कैसे किया जाए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने पिछले साल विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां तेजी से बदलेंगी।
WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा। आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के लड़ाकू विमान भाग लेंगे। वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि इसमें राजपथ पर 5 राफेल, 17 जगुआर और नौसेना के टोही विमान MiG-29 के शामिल होंगे। उन्होंने कहा, इस बार राजपथ पर वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों सहित 75 विमानों के साथ अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। ये आकाशवाणी है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इन मामलों में कल से 6% से अधिक की वृद्धि हुई। इनमें से 3,109 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,738 मामले सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,672 और राजस्थान में 1,276 मामलों की पुष्टि हुई है। देश में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 39,46,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और 1,51,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 94.27% है। देश में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 2,58,000 से अधिक लोगों में संक्रमण पाया गया। वर्तमान में 16,56,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लगभग 14 से 15,000 कोविड मामले आने की संभावना है, जो कल की तुलना में कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर में अब तक 2 करोड़ 85 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल के शिशु विभाग में प्रोफेसर डॉ हरीश पेमिडे ने नवजात शिशुओं पर कोरोना के प्रभाव के बारे में बताया है। नवजात शिशु को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसकी गंभीरता कम है। नवजात शिशु को भी कोरोना हो सकता है और उसकी गंभीरता भी बच्चों में कम है। औसत रूप से कह सकते हैं कम गंभीर है, लेकिन हमने इस बीमारी से बहुत गंभीर बच्चे भी देखे हैं। पूरे समाज के लिए थोड़ी सी कम गंभीर बीमारी हो सकती है जो ओमिक्रॉन। सावधानी के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है और कोई भी चिकित्सक या कोई भी डॉक्टर कोई भी नहीं कह सकता, किसी को भी गंभीरता अधिक हो सकती है। ये आकाशवाणी है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 20 फरवरी को कराने का फैसला किया है। पहले ये मतदान 14 फरवरी को कराए जाने की घोषणा की गई थी। 16 फरवरी को रविदास जयंती होने के कारण ऐसा किया गया है। इसके लिए पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था।
जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने आकाशवाणी को बताया कि पार्टी नेताओं की कल लखनऊ में बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। श्री त्यागी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने से बिहार में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। निर्वाचन आयोग ने रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब विधानसभा के लिए 14 फरवरी को निर्धारित मतदान की तिथि में परिवर्तन करते हुए अब इसे 20 फरवरी को कराने का फैसला किया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 5 रफाल विमान अपने करतब दिखाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 2,58,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.27%। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल यानी मंगलवार और बुधवार को भीषण ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की। और टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू, राफेल नडाल ने अपना पहला मैच जीता। प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का कल देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। शीर्ष कथक नर्तकों में से एक बिरजू महाराज के चले जाने से कला जगत में शोक की लहर है। पंडित बिरजू महाराज को समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। दशकों तक कला जगत के सिरमौर रहे बिरजू महाराज के चले जाने से मानो भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए और लखनऊ की ड्योढ़ी सूनी हो गई। कालिका बिंदादीन जी की गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में फैलाने वाले बिरजू महाराज सदा के लिए मौन हो गए। 4 फरवरी 1938 में जन्मे बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज को सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उनकी प्रतिभा दिखने लगी थी। उन्होंने इस यशस्वी पुत्र को कला दीक्षा दी। 9 साल की उम्र में पिता का साया उठ जाने के बाद कपिला वात्स्यायन उन्हें दिल्ली लाईं और उन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र में संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना प्रारंभ किया। पद्म विभूषण, संगीत कला अकादमी, कालिदास और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित बिरजू महाराज ने फिल्म जगत में भी अपने अप्रतिम नृत्य से लोगों को मोहित किया। ठुमरी, दादरा, भजन और गजल गायकी में भी उनका कोई सानी नहीं रहा। कान्हा में तो से हारे छोड़ो सारे, कान्हा में तो सहारे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बिरजू महाराज के जाने से एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इससे भारतीय संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र को गहरा झटका लगा है। श्री कोविंद ने कहा कि कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में बिरजू महाराज का अद्वितीय योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा है कि बिरजू महाराज की अनूठी शैली विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिरजू महाराज का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में आज राफेल नडाल ने मार्कोस गिरोन को सीधे सेटों में 6-1, 6-4, 6-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। महिला सिंगल्स में ग्रीस की मारिया सक्कारी ने जर्मनी की तातजाना मारिया को 6-4, 7-6 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी कोविड रोधी टीका से संबंधित याचिका खारिज कर दी गई है। प्रतियोगिता में रॉजर फेडरर भी चोटिल होने के कारण नहीं खेल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। भारत आमार भारत वर्ष स्वदेश आमार स्वप्न गो তোমাতে আমরাল ভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के मालखाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की यूनियन में शामिल हुए। वे वीके कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। तो 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि।
जनवरी असमिया संस्कृति के प्रमुख स्तंभ ज्योति प्रसाद अग्रवाला की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 1903 में असम के तामुलबाड़ी में किरणमोई और परमानंद अग्रवाला के घर हुआ था। ज्योति प्रसाद के माता पिता असम के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने में संलग्न थे, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद परवान चढ़ रही थी। बचपन से ही ज्योति प्रसाद राष्ट्रवादी विचारों के सानिध्य में रहे और इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूली शिक्षा के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 15 महीने की जेल हुई। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ऐसे प्रमुख नेताओं में शामिल थे जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। ज्योति प्रसाद के कार्य स्वतंत्रता संघर्ष के दौर के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके नाटक लोभिता में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में समाज की जीवंत छवि प्रस्तुत की गई है। इसमें आम आदमी की साम्राज्यवाद विरोधी आवाज, स्वराज के लिए संघर्ष और सरकार चलाने की आकांक्षा प्रकट की गई है। उनके नाटक महिलाओं की भी आवाज थे। संभवतः उनके माध्यम से वे महिलाओं और तात्कालिक सामाजिक प्रथाओं के बारे में अपने विचार प्रकट करते थे। उन्हें भोलागुड़ी दी स्टेट में चित्रबन स्टूडियो स्थापित करने और पहली असमिया फिल्म जॉय मोती बनाने का श्रेय भी हासिल है। असमिया सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के कारण वे असमिया संस्कृति के रूप कुंवर के नाम से लोकप्रिय हुए। आकाशवाणी की ओर से उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात कवि देवेंद्र देव को। रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी में अपार शक्ति थी, लेकिन उसका उपयोग वे तभी कर पाते थे जब उन्हें उनकी शक्ति के बारे में स्मरण कराया जाता था। हमारे देशवासियों में भी शक्ति का अपार भंडार है। आवश्यकता है तो उनको उनकी सामर्थ्य के बारे में याद दिलाने की। कोरोना के संकट से उबरने के लिए देशवासियों को उनकी शक्ति की याद दिला रहे हैं प्रख्यात कवि आचार्य देवेंद्र देव। विपदा के पिछले दिन बीते, ये सारे दिन भी बीतेंगे, अपने योद्धाओं के बल पर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तुम भी सोचो ढंग नए कुछ और नए संकल्प उठा लो। ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो, ताक रहे हो मुंह किसका तुम, होकर महाकाल के बेटे। त्रिकुटी पर ब्रह्मांड उठाए, भ्रकुटी में तूफान समेटे। खुद अपने कर्तव्य विचारो, खुद अपने दायित्व संभालो। ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। एक प्रेरक संदेश के साथ ये थे प्रख्यात कवि आचार्य देवेंद्र देव। अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने पंजाब और दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की है। राजधानी दिल्ली में आज काफी ठंड रही। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहने, कोलकाता में सवेरे कोहरा छाये रहने का अनुमान है। चेन्नई में बादल छाये रहने के साथ साथ हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाये रहेंगे। गिलगित में वर्षा होने और हिमपात होने का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजॉल, शिलांग, अगरतला और गंगटोक में सवेरे कोहरा छाया रहा। कोहिमा और ईटानगर में भी आसमान साफ रहेगा।
बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोविड के बीच वर्चुअल माध्यम से शिक्षा के लिए सभी को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने की खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सभी से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। इस तरह के लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का भी आग्रह किया गया है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरम्मत का काम जारी रहने के कारण ये आज से 31 मई तक सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। मरम्मत का काम रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन नहीं होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में खुले डेटा को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से इस महीने की 21 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। ये अगले महीने होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट शहर स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के लिए पूर्व कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता, नवाचार में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लाभ को खुले डेटा के माध्यम से दर्शाना है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज वर्चुअल माध्यम से दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 में एमएसएमई मंडप का उद्घाटन किया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 के आयोजन का उद्देश्य अपनी तरह के इस अनूठे शो के लिए लाखों लोगों को एक साथ लाना है। एक्सपो में एमएसएमई मंत्रालय की भागीदारी भारत में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ विकसित करने के साथ साथ विभिन्न देशों की सरकारों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच अपने अपने अनुभवों को साझा करने में मदद करेगी। सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वित्तीय सुविधा, क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, बाजारों को जोड़ने की सुविधा और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना शामिल है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि राजधानी पेइचिंग में एक दिन पहले ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि के बाद वहां पहुंचने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की गई कोविड जांच से संबंधित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। पेइचिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। वहां पहुंचने वालों को 48 घंटे के भीतर की गई नेगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट लानी होगी। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार आज चीन में मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाजारों में दिसंबर में आई गिरावट के कारण आर्थिक मंदी बनी हुई है। इससे नीति निर्माताओं पर ब्याज दर में कटौती करने का दबाव बना हुआ है। सोमवार को जारी पूरे साल के सरकारी आंकड़ों के आधार पर ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार मंदी ने डेवलपर्स की बिक्री, निवेश, भूमि खरीद और वित्त पोषण गतिविधियों को प्रभावित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। निर्वाचन आयोग ने रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब विधानसभा के लिए 14 फरवरी को निर्धारित मतदान की तिथि में परिवर्तन करते हुए अब इसे 20 फरवरी को कराने का फैसला किया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 5 रफाल विमान अपने करतब दिखाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 2,58,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। स्वस्थ होने की दर 94.27%। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल यानी मंगलवार और बुधवार को भीषण ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की। और टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू, राफेल नडाल ने अपना पहला मैच जीता।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।